जेआरएफ क्वालिफाई करना और स्टाइपेंड मिलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप सबसे पहले अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट चूज करिए कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। जो आपकी प्रिपरेशन है पीएचडी की, प्लीज़ उसको अपने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करिए। जब आप एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तभी से इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने आगे जाके पीएचडी करनी है। और मैंने ऐसे देखा है अक्सर बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट उनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे को स्टैटिस्टिक्स करना है। जब आपको करना ही यही है तो उसी पे मेहनत करते हैं ना। अगर बात करूं कि मुझे जब करना ही यही था तो मैं 5 साल अगर इसमें अच्छे से काम कर लेती हूँ तो मेरे स्किल 5 साल बाद बहुत शार्प हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PWIIT JAM and CSI Net. So I am Vaishali Verma, faculty at IIT JAM CSI Net Life Sciences. I have done my masters in biochemistry from Central Universities and previously worked as assistant professor, currently teaching here. Today we have with us Dr. Monica Sharma. Over to you, ma'am. So hi everyone, myself Dr. Monica Sharma. I am doctorate in physics from Delhi University and currently I am teaching here. If I talk about previous place where I was teaching in a college. एंड आज इम्पॉर्टेंटली हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि आपको नेट करना है या जेआरएफ करना है एंड उसके बाद भी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए लाइफ में इन जनरल जॉब पर्सपेक्टिव से लेके। तो उसी के कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करते हुए हमने वो सब पॉइंट्स पिक किए हैं जो स्टूडेंट्स इन जनरल पूछते हैं कि उनके डाउट्स रहते हैं कि क्या करना चाहिए, नेट करना चाहिए या जेआरएफ करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंटली सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं कि डिफरेंस क्या है नेट और जेआरएफ में। सबसे पहले तो JRF स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड LS और नेट यूसेज स्टैंड्स फॉर लेक्चररशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक फेलोशिप है, एक स्टाइपेंड है जो आपको मिलता है जब आप पीएचडी में एनरोल करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, JRF क्वालिफाई करना और स्टाइपेंड मिलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वालिफाई करने का आपको एलिजिबिलिटी मिलती है कि अब आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, लेकिन मिलता तभी है जब आप पीएचडी में एनरोल करते हो। और LS जो है वो लेक्चररशिप है, दैट इज ये आपको एलिजिबल बनाता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरह काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। अगर आपने JRF के लिए अप्लाई किया, आपने JRF क्वालिफाई किया तो आपको JRF और LS दोनों मिलते हैं। लेकिन अगर आपने LS के लिए अप्लाई किया और आपने सिर्फ और सिर्फ LS क्वालिफाई किया है तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो ऑप्शन में यू हैव 2 सेपरेट कॉलम्स कि आपको जेआरएफ करना है या फिर नेट करना है या इट्स सिंपली कट ऑफ पे डिपेंडेंट है। अब ये फॉर्म्स निकले भी हुए हैं रिसेंटली, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिलअप करने हैं। अगर आपको करनी है रिसर्च तो आप JRF के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही करनी है तो LS के लिए अप्लाई करें। और कट ऑफ में इतना डिफरेंस नहीं आता है, 10% का डिफरेंस है। JRF की कट ऑफ जो है वो थोड़ी हायर होती है और LS की कम होती है, तो 10% का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऑब्वियसली एक और पॉइंट जो ऐड ऑन करना चाहिए यहाँ पर कि JRF अगर हो भी जाता है तो उसके बाद इट्स नॉट कि फॉर लाइफ टाइम आप सोचे कि मैंने आज किया है तो 2 साल बाद या मैं थोड़े टाइम जॉब कर लेता हूँ उसके बाद सोचो कि आप अब PhD करने जाएंगे तो JRF अवेल करेंगे, ऐसा नहीं है। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, आपको वैलिडिटी है उसकी कि उसी टाइम पीरियड में अगर आप एनरोल करते हैं तो आप PhD कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। PhD तो कभी भी कर सकते हैं बट स्टाइपेंड उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलेगा अगर उसमें एनरोल हो जाते हैं। अगर नहीं तो आपका स्टाइपेंड कैंसिल हो जाता है, JRF कैंसिल हो जाता है। नेट फिर भी कंटिन्यू रहेगा आपके लिए, आप टीचिंग के लिए एलिजिबल फिर भी रहते हो। राइट। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आप वेरी नेक्स्ट स्टेप JRF क्वालिफाई करने का वेरी नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करना होता है, PhD में एनरोल करना होता है। आप सिलेक्ट होगे, जब आप करना शुरू करोगे PhD तो आपको मिलेगा स्टाइपेंड। सो मैम, सिंस यू हैव डन द PhD, सो क्या प्रोसीजर होता है PhD में एनरोल करने के? क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप एनरोलमेंट कर रहे होते हैं? वैसे तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है एनरोलमेंट प्रोसेस, हर किसी का डिफरेंट है। बट ब्रॉडर सेंस में अगर बात करी जाए तो ब्रॉडर सेंस में सिर्फ ये बात की जा सकती है कि आप सबसे पहले अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट चूज करिए कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो वंस यू आर श्योर ऑफ दैट कि आपको इस टॉपिक पर रिसर्च करना है, एक बार वो डिसाइड होने के बाद रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर सर्च करिए कि कौन टीचर्स है, किस प्लेसेस पे आपके चॉइस ऑफ इंटरेस्ट में रिसर्च हो रही है। वो पता होने के बाद तो सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या इंटरव्यू फेस करना है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रेफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिंस मैंने PhD वहाँ से की है तो आई कैन इलेबोरेट मोर फॉर दैट, है ना। तो अगर मैं बात करूँ PhD के लिए वहाँ पर तो फॉर्म फिलिंग होती है जनरली एंड आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू फेस करने के बाद आपका पर्सनल सुपरवाइजर भी इंटरव्यू ले सकता है कि आप एलिजिबल हो करने के लिए, सुटेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो। डिपेंडिंग ऑन दैट आपका एनरोलमेंट हो जाता है। फर्दर प्रोसेसेस तो आपके एनरोलमेंट के बाद ही शुरू होते हैं सारे के सारे।
राइट। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरव्यू प्रोसेस में तो ज़रूर जाओगे। बिल्कुल वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में कि उनको रिटन एग्जाम लेना है या नहीं लेना, लेकिन इंटरव्यू श्योरली होता ही होता है और बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। एंड इसमें एक टिप मैं ऐड करना चाहूँगी। सो अगर जो आपकी प्रिपरेशन है PhD की, प्लीज़ उसको अपने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करिए। जब आप MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तभी से इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने आगे जाके PhD करनी है। सबसे पहले ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। उसके बाद आप उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़िए। ऑल्सो बाय डूइंग मास्टर्स आपको पता चल जाता है कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किससे आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। इवन रियलाइजिंग कि नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट किसी का स्पेस साइंस में रिसर्च बहुत बढ़ जाता है, किसी का बैटरीज की सेंस में बहुत रिसर्च बढ़ जाता है, तो आपका पहले ही रिसर्च डेवलप होना शुरू हो जाता है इंटरेस्ट कि मेरे को इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसमें प्रोसीड कर सकता हूँ फर्दर। तो आपको अगर पता चल जाता है तो आप डेजिटेशन को उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो कि आप वही टॉपिक पे डेजिटेशन करिए कि जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा आपको, एक तो प्रायर नॉलेज डेवलप करने में, एंड ऑल्सो टू एनालाइज कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे लिए है भी या नहीं, या सिर्फ आपको लगता है कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। PhD करना एक्चुअली और विजुअलाइज करना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उस एनवायरनमेंट में रह के फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो डेजिटेशन को हम ऑलरेडी मिनी PhD कहते हैं, क्योंकि वो आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस देगा कि आप PhD में जाओगे तो आपको किस तरीके से डील करना है चीज़ों को, क्या क्या प्रेशर्स आप लोग उस टाइम पे फेस करोगे। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ना रैंडमली अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म्स निकले डेजिटेशन के, रैंडमली अप्लाई कर दिए, जहाँ आ गया चले गए। ऐसा मत करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने रिसर्च इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग जाओ, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मिनी PhD में भी अगर आप ये रिस्क लेके जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो फिर आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा। अगर आप इसमें ड्रॉबैक ये भी है ना कि एजुकेशनल सिस्टम में अगर MSc सिस्टम की बात करूं तो आपका फाइनल ग्रेडिंग ही डेजिटेशन के बेसिस पे होना है, तो उस चक्कर में सिर्फ कंप्लीट करने के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर आपको PhD में जाना है फॉर श्योर, तो आप उसको एज ए बोनस पॉइंट या गोल्डन चांस कह के देखिए कि भाई मेरे को एक एनवायरनमेंट पहले ही मिल रहा है जो मेरे को फ्यूचर में करना है, उसका एक्सपीरियंस मुझे पहले ही करने को मिल रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एक तरह से। एंड अब तो और भी अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो वी हैव अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स। बहुत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटर्नशिप्स चलाते हैं, समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप्स, बहुत तरीके की इंटर्नशिप्स होती हैं, पेड, नॉन पेड, कोई तो खुद भी पे करते हैं आपको। सो इट्स बेटर टू गिव योरसेल्फ अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर बिफोर गोइंग फॉर अ PhD। सो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि जब आप उस फील्ड में जाओगे तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होने वाली हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने PhD के बारे में बात की, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कि नेट और JRF दोनों चीज़ें के बारे में बात की थी, तो एक स्टेप तो है आप PhD कर सकते हो, दूसरा स्टेप आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि नेट हो गया है तो मेरे को जॉब करनी है, तो क्या एक नेट क्वालिफाई होते ही आप शॉर्ट जॉब ले सकते हैं? क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये? तो JRF किसी भी तरीके का या नेट क्वालिफाई करने का सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है, उसके बाद ये तो आप सोच के चलो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने PhD सोचा है तो आप PhD के लिए एनरोल करोगे, इंटरव्यूज प्रोसेस शुरू होंगे, तब आप फाइनली एक PhD स्कॉलर बनोगे। जॉब्स की अगर हम बात करें, सो जिस तरीके का आज का मार्केट है वहाँ पर अगर हम रियलिटी की बात करें, जॉब्स बहुत कम है। एंड आई वॉज रिसेंटली रीडिंग अ आर्टिकल, जिन्होंने लाइफ साइंसेज की, तो लाइफ साइंसेज का आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला था कि हम लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट में ना एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम अपनी फील्ड्स को स्विच नहीं करना चाहते। हमने लाइफ साइंसेज पढ़ी है, हमने बायो पढ़ी है, तो वी आर लाइक हम टेक्निकल फील्ड में कभी नहीं जा सकते। गो एक्सप्लोर योरसेल्फ, IT फील्ड्स में जाओ, वेब डेवलपमेंट सीखो, जो इंटरेस्ट है उसको करो, एक्सप्लोर योरसेल्फ। बहुत लिमिटेड, अगर हमारे सेक्टर में अगर जॉब लिमिट हो रही है तो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब्स जो है बढ़ रही हैं। बेसिकली जैसे हम करें एग्जांपल, अगर डेटा साइंस की बात करें, आजकल इतने बूम पे है, मतलब कोई लेवल ही नहीं है। AI के लिए, चैट GPT के लिए, या इनफैक्ट नॉर्मल जो डेटा साइंटिस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए इतने सारे, तो एक्सप्लोर करिए, मतलब लिमिटेड नहीं रहिए एक ही फील्ड में, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। और मैंने ऐसा देखा है अक्सर बच्चे, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट उनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे को स्टैटिस्टिक्स करना है, तो एक लिमिटेड नहीं है। और PhD जब आती है ना, PhD की बात आती है, डॉक्टरेट इन मतलब फिलॉसफी कहते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कहता है कि भाई डॉक्टरेट आपने, ठीक है फिजिक्स आप ऐड कर देते हैं, या बायो केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, व्हाटएवर जो आप ऐड करना चाहते हो वो सिर्फ ऐड करते हो, बट इट्स अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। कुछ भी लिमिटेड नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही रिलेटेड आपको काम करना है, इन जनरल काम किया जाता है
और आप अपने आप को एक्सप्लोर बहुत कर सकते हो उस फील्ड में। तो इस पॉइंट में ना एक और चीज़ ऐड ऑन करी थी मुझे, बेसिकली जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि क्या आपकी जॉब पक्की ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेट करने के बाद आपको जाना है, क्या उसके बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ता है या सिर्फ इंटरव्यू ही है, एक ओनली चांस के इंटरव्यू देना है और आपको हो जाएगा? उसके लिए भी रिटर्न में भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना चीज़ों में, हर चीज़ में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप एक जाओगे, आपके सामने 100 और कैंडिडेट्स ऑलरेडी खड़े होंगे, आपसे बेटर भी आपसे कम भी, तो कैसे टेस्ट किया जाएगा? रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देयर आर स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि भाई रिटर्न एग्जाम मेरा नेट हो गया है, सबसे हाईएस्ट एग्जाम मैंने दे दिया, इसके बाद कोई रिटर्न एग्जाम नहीं दूंगा। रिटर्न एग्जाम फिर भी देना पड़ सकता है। तो आप एकेडमिक के टच में ज़रूर रहिए, रिसर्च करिए, बट एकेडमिक के टच में भी रहिए। अगर अल्टीमेटली इफ आई टॉक इन जनरल, साइंटिस्ट जॉब में जाना चाहते हैं तो एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट अगर टीचिंग में जाना चाहते हो तो अपने एकेडमिक को बेटर बनाते चलिए साथ साथ। सो इसी से, क्योंकि हम टीचिंग और पीएचडी को ही कंपेयर करें तो अभी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सो क्या टीचिंग अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ही एक ऑप्शन है टू टीच? अगर थोड़े टाइम पहले की बात की जाए, बिफोर कोविड इवन, मतलब बहुत टाइम पहले की भी नहीं, बिफोर कोविड की बात की जाए, तो ऐसे लगता था कि यही ऑप्शन है, मतलब ऑफलाइन टीचिंग ही ज़्यादा प्रेफर की जाती थी, और उस टाइम पे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ यही ऑप्शन नज़र आते थे इन जनरल सबको। बट अब कोविड के बाद से ना ऑनलाइन टीचिंग इतनी सीरियसली कंसीडर की जाती है कि वो ऑफलाइन को भी बीट करने लगी है। अब लोगों को लगता है कि घर बैठ के जब मैं खुद कोई चीज़ गेन कर सकता हूँ तो वाई आई गो समवेयर। आप अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, अपनी दूसरी प्रेफरेंसेस को साथ में कैरी कर सकते हैं, दूसरी चॉइसेस को कैरी कर सकते हैं। मुझे कुछ पढ़ाई करनी है साथ में, मैं वो भी कर सकती हूँ, और पैरेलली मैं जो सीखना है, मुझे कोई कोर्स करना है। पहले लोग बाहर जाते थे सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग स्टेट्स की बात करूँ तो दिल्ली में सब लोग आते थे कि अगर मेरे को कोई कोर्स करना है। अब ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, आप किसी पे भी जाते हो और कोई भी कोर्स करते हो, आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपने पैरेलली अपने काम डिस्टर्ब भी नहीं किए, जो आप करंटली रनिंग में हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होते। तो ऑनलाइन एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो। आपको अगर पैशन ही टीचिंग है तो कोई टैग नहीं चाहिए उसके लिए कि भाई मेरे को यूनिवर्सिटी पढ़ाना है या फिर मेरे को कॉलेज पढ़ाना है या कहीं भी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आप ऑनलाइन में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, खुद से शुरू करिए। आई नो शुरू में ऐसे लगता है कि भाई कैसे होगा, बट अंदर से थोड़ा सा बूस्टअप करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए और आगे बढ़िए, शुरू करिए, एक्सप्लोर करिए चीज़ों को। सो एक कॉमन चीज़ें जो होती हैं जो हमारे में भी दिखेगी, दैट आई एम टीचिंग आफ्टर मास्टर्स एंड मैम इज़ टीचिंग आफ्टर पीएचडी। सो क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। सो पहले आपसे तो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, तो मैंने डॉक्टरेट इन फिजिक्स किया है और उसके बाद से मैं डेडिकेटेड टीचिंग कर रही हूँ, मतलब अलग अलग जगह पर, बट डेडिकेटली इन टीचिंग, है ना। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये लगता है मुझे टीचिंग में, अगर आप पीएचडी के बाद करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, है ना। तो उसके बेसिस पे आप टीचिंग एक अलग पर्सपेक्टिव पे लेकर जाते हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप स्टूडेंट्स को इन जनरल सिर्फ एजुकेशन के अलावा बहुत कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस दे सकते हो कि आपको इस तरह से जाना है और इस तरह से नहीं जाना है, और आप पढ़ा भी उन लोगों को रहे हो स्पेसिफिकली जिनके फर्दर फ्यूचर में यही सवाल होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैम आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, रिसर्च कैसे करी जाएगी या फिर कैसे। उन बातों के जवाब मैं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। अगर मैंने पीएचडी नहीं की होती फॉर ऑब्वियस रीज़न, अगर नहीं कर पाती तो मेरे पास इन बातों के जवाब नहीं होते। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का, तभी आप बेटर आंसर कर पाते हो उस चीज़ को कि बच्चे कि आपको ये स्टेप लेना, इस डायरेक्शन में लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ये नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक बेनिफिट रहता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड ऑल्सो आज के टाइम में ऑनलाइन टीचिंग में स्पेसिफिकली लोगों को, बच्चों को मोटिवेशन बहुत चाहिए होता है भर भर के आए दिन क्लास में ना, क्योंकि एक तो आप ना सामने नहीं देखते, सिर्फ स्क्रीन को देखते देखते यू फील समटाइम कि भाई बहुत डिमोटिवेटिंग हो रहा है, एग्जाम का प्रेशर बहुत हो रहा है और सामने कोई कंसोल करने के लिए नहीं है। तो एक ऐसा बंदा जो सामने खड़ा होकर दो अच्छी बातें बोले, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सके और बता सके कि नहीं भाई आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा और पुश करो और आपका हो जाएगा और आगे लाइफ बहुत अच्छी है।
वो बताने के लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत Right, इंपॉर्टेंट है, right. वो चाहिए। और अगर मैं बात करूँ एमएससी के जस्ट बाद अगर आप टीचिंग शुरू कर देते हैं, उसके बेनिफिट्स मैम से अच्छा कोई नहीं बता सकता, मैम बताएंगे उनके बेनिफिट्स। तो मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जब मैंने स्टार्ट किए तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर मैं 5 साल बाद स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी और अभी भी मैं स्क्रैच से। सो सिंस आई एम वर्किंग फॉर लॉन्ग, तो 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। सो मुझे अपनी सब्जेक्ट्स की नॉलेज ब्रॉडर हो गई है। मुझे पता चल गया कि अच्छा पैटर्न्स ये होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली जब मैम ने स्टार्ट किया होगा तो मैम के लिए थोड़ा सा वो 5 साल बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है पीएचडी ना बहुत आपको नैरो कर देती है। ट्रू, इसलिए मैंने बीच में वो वाला पॉइंट भी ऐड ऑन किया था कि अगर आप पीएचडी कर भी रही हैं तो अपने एकेडमिक्स को साथ में बिल्ड अप करते रहिए, क्योंकि या तो आप कंटिन्यूअसली अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए तो बात ही अलग है, लेकिन आपको अगर पीएचडी के बाद भी टीचिंग आनी है तो यू नीड टू होल्ड कि आपको एकेडमिक में आपका स्ट्रॉन्ग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलली आप इधर उधर एग्जाम्स दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स है देने के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पैरेलली कि आपका एकेडमिक मेंटेन रहे थोड़ा सा। सो ये बेसिकली ये जो डिस्कशन है ना थोड़ा सा पीएचडी वालों के लिए कम हो जाएगा। जो टीचिंग करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस के लिए कि आपको पीएचडी के बाद टीचिंग करनी है या मास्टर्स के बाद टीचिंग करनी है, वो डिस्कशन ये हो रही है, तो थोड़ा टीचिंग वालों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन द टाइम स्पैन मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई हूँ अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है, ये स्टार्टिंग ही है। सो ये मुझे एक चीज़ लगती है। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि जब आपको करना ही यही है तो उसी पे मेहनत करते हैं ना। अगर बात करूँ कि मुझे जब करना ही यही था तो मैं 5 साल अगर इसमें अच्छे से काम कर लेती हूँ तो मेरे स्किल 5 साल बाद बहुत शार्प हो जाएंगे। और धीरे धीरे, मतलब 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आप इस टाइम पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेक्टर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हो। आप उस मैनेजमेंट में एक सेटल हो जाते हो। मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगती है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैं अब इस सिस्टम को समझ चुकी हूँ। सो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप टाइम से पहले उस एक्सपीरियंस को ले लो। एंड एक्सपीरियंसेस यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर हाँ, मैम वाले एक्सपीरियंसेस अलग हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। अगर मैम की बात करें तो मैम इज़ लाइक कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, एंड माई ऑक्यूपेशन इज़ लाइक कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। सो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो बहुत ध्यान से सोचिए अपने आप को, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो भी है उसको कंसिडर करते हुए डिसीजंस लीजिए। सो पर्सपेक्टिवली अगर मैं ओवरऑल कंक्लूडिंग की तरफ आते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ कि इट्स नॉट कि किसी भी चीज़ में अच्छी बातें बहुत ज़्यादा है या बुरी बातें बहुत ज़्यादा है। दोनों में अच्छी और बुरी बातें, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं उंगली रख के ऐसे नहीं बता सकती कि आप यही करिए या फिर यही करिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, पर्सनल चॉइसेस हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं अगर चाहती हूँ कि भाई मेरे को टीचिंग बाद में ही करनी है, मेरे को पीएचडी एक्सपीरियंस करना है, मुझे लाइफ की उस स्टेज पे पहुँचना है कि मैं अपने आप को उस कैपेबल बना पाऊँ कि लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ खुद को। अगर आपको वो करना है तो करिए प्लीज़। अगर आपको रिसर्च में जाना है तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको एमएससी के बाद टीचिंग बिल्ड करनी है अपनी, उसी को एनहांस करना है तो उस तरह से ज्वाइन करिए। तो दीज आर द चॉइसेस। हम आपके सामने सिर्फ चॉइसेस ले डाउन कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं बता सकते कि आप ये प्रेफरेंस दे दीजिए, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, इसको कम प्रेफरेंस दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं। इट्स जस्ट दैट कि टाइम बहुत इवॉल्व हो चुका है। ट्रेडिशनल थिंकिंग में ये था पहले पीएचडी करो फिर टीचिंग करो, या एक ऑप्शन टीचिंग ही है, पीएचडी टीचिंग, ये 2 ऑप्शन है। अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। सो उन चीज़ों को समझो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। एंड इसमें एक छोटी सी चीज़, जो भी चूज़ करोगे कभी ना कभी उस पर रिग्रेट भी होगा, तो उस पर बस ये सोचना है कि ये जो मैंने चूज़ किया था अपने लिए चूज़ किया था, मेरे को ये पता है ये मेरे लिए सही है, दैट्स इट। एंड इट्स जस्ट कम टू एन एंड कि मेरा डिसीजन था तो आई ओ दैट। तो अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं कोशिश करिए कि रिग्रेट नहीं हो किसी भी चीज़ का, एट प्रेजेंट नहीं हो। एटलीस्ट आप आज के टाइम में जो बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं वो लीजिए। फ्यूचर किसने देखा है, कल आज अपना बेटर कर पाएंगे तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा देख पाएंगे, है ना। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं ये वाला सेशन। थैंक यू एवरीवन। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डेफिनेटली डील करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।